हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स में होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या है, यानी कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। इसमें बच्चों ये जो मिक्सचर्स हैं, इसमें सस्पेंशन क्या है, कोलॉइडल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने देखे थे साथ साथ। सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ये एग्जांपल्स देख रहे थे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम ये एग्जांपल्स देख रहे थे जहां पर हमने देखा कि सॉल्यूशन ऐसा नहीं, हम कह रहे कि जब हम किसी लिक्विड में, है ना, किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डालेंगे तब ही सॉल्यूशन होगा। देखो, लिक्विड में लिक्विड डालेंगे तो भी सॉल्यूशन होगा, है ना। लिक्विड में गैस डालेंगे तो भी सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलिए, तो वैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जैसे शुगर सॉल्यूशन। तो सॉलिड को लिक्विड में डालना, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम टिंचर ऑफ आयोडीन की बात करें तो इसमें आयोडीन यानी कि सॉलिड को किस में डालना, एल्कोहल यानी कि लिक्विड में डालना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये टिंचर ऑफ आयोडीन वाला, ये आपको ध्यान रखना है। अब एरिएटेड ड्रिंक्स की बात करें, जो एरिएटेड ड्रिंक्स है इसमें बच्चों गैस को डाला जाता है लिक्विड में, यानी कि गैस और लिक्विड का ये सॉल्यूशन है। ठीक, फिर बात करते हैं एयर। ये गैस का गैस में मिक्सचर है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो भी अदर गैसेस हैं वो आपस में मिली हुई है, यानी कि गैस ही गैस में मिली हुई है। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा क्वांटिटी जिसकी होगी वो सॉल्वेंट होगा और कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट होगा। या हम कहें जो अपने अंदर घोलेगा, किसी भी कोई भी हमारा सॉल्यूट है या जो भी है, जो घोलता है वो क्या है, वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो घुलेगा वो है सॉल्यूट। जैसे अगर हम कहें चीनी और पानी का एक मिश्रण बनाना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, तो चीनी घुल रही है तो चीनी क्या है, सॉल्यूट, और पानी चीनी को घोल रहा है तो पानी क्या है, हमारा सॉल्वेंट। या हम याद कर सकते हैं जो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो ज्यादा है यानी कि ज्यादा मात्रा में है, जिसकी अमाउंट ज्यादा है, जैसे कि पानी की अमाउंट ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, और चीनी की अमाउंट कम है तो वो सॉल्यूट है। ठीक, चलिए, तो सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि पहला सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होगा, यानी कि एक समांगी मिश्रण होगा। अब होमोजेनस मिक्सचर जैसे कि हम कहें पानी और चीनी का एक सॉल्यूशन, तो चीनी और पानी का अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर होगा। दूसरी चीज, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तीसरी चीज, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, यानी कि इस पर हमें जो है लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो हमें नहीं दिखाई देता। तीसरी चीज, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, और कोई दूसरी टेक्निक से सेपरेट किया जा सकता है लेकिन फिल्ट्रेशन से नहीं। लास्ट पॉइंट है कि जो सॉल्यूशन होता है ये नीचे की तरफ सेटल नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चीनी और पानी का हमने सॉल्यूशन बनाया फिर थोड़ा देर बाद उसको छोड़ दिया तो चीनी अलग हो जाएगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, वो सॉल्यूशन वैसा का वैसा रहेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक, चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। In a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied, यानी कि ये जो proportion है solute का और solvent का वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ही होता है। ठीक है, अगला है based on the amount of solute a solution can be dilute। अगर हम solute की amount के हिसाब से देखें, ठीक है, solute की amount यानी कि जिसमें घुलना है उसकी amount देखें, तो solution हमारा dilute हो सकता है, कंसंट्रेटेड हो सकता है और सैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें कोई और सॉल्यूशन हम ना डाल सके। कंसंट्रेशन और डाइल्यूट तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अगला है दीज आर कंपैरेटिव टर्म्स। अब ये जो टर्म्स हमने देखे ये सारे कैसे हैं, कंपैरेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो डाइल्यूट में जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, पार्टिकल्स कम दिख रहे हैं।
जबकि कंसंट्रेटेड में ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं। यानी कि आप क्या समझ सकते हो कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है ना, ठीक है। और वहीं कंसंट्रेटेड की बात करें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक। चलिए ये हो गई बात। अब सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड का मतलब है जिसमें कोई और सॉल्यूशन अब घोला नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहा जाएगा, सैचुरेटेड कहा जाएगा। अगला है अ सॉल्यूशन विथ फ्यू कॉपर सल्फेट इज डाइल्यूट, यानी कि जिसमें कुछ कॉपर सल्फेट है वो डाइल्यूट हो गया, बट एज इट्स क्वांटिटी इंक्रीज, अब जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया है वाटर पे, यहाँ पे और ज्यादा कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब और ज्यादा डालते रहेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पानी है वो और ज्यादा कॉपर सल्फेट को नहीं घोल पाएगा, ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और ज्यादा जब वो कॉपर सल्फेट को नहीं घोल पाएगा, यानी कि वो जो लास्ट पॉइंट जिस तक वो कॉपर सल्फेट को घोल सकता है, जिसके बाद अब वो कॉपर सल्फेट को आगे नहीं होगा घोलेगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा उसका सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी हमें करनी है, एक्टिविटी को देख लेते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, 50 ml ऑफ वाटर लेना है दो सेपरेट बीकर में, ठीक है। दो अलग अलग बीकर हमने लिए हैं, दोनों में 50 ml वाटर हमने लिया है। एड सॉल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर। अब एक बीकर में हमें क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, और एक बीकर में हमें क्या डालना है, या तो शुगर डालना है या तो बेरियम क्लोराइड डालना है, ठीक है। विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग, कैसे डालना है कि कंटिन्यू उसको स्टिर करते रहना, यानी कि हिलाते रहना है। अगला, when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इसमें डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे, ठीक है, डालते रहेंगे और सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू स्टिर कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब और ज्यादा सॉल्यूट उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। कितना हीट करेंगे, 5 डिग्री से, ठीक है। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, अब हमें फिर से सॉल्यूट को क्या करना है, इसमें डालते रहना। एज द टेम्परेचर राइज मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा सॉल्यूट इसमें घुल सकता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से एक पॉइंट समझ में आया। अब आपने घर में भी देखा होगा, है ना, जैसे चीनी का एक गिलास पानी है, तो उसमें हमने क्या डाल दिया, 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच चीनी घुल जाएंगे, फिर तीसरा चम्मच चीनी भी डाल दिया, फिर ये भी घुलेगा, चौथा डाल दिया, ये भी घुलेगा, लेकिन 5वां चम्मच चीनी जब हम डाल रहे हैं, या स्पून पे डिपेंड करता है, पानी पे डिपेंड करता है। अब 5वां चम्मच चीनी, या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम चीनी डालेंगे और वो घुलेगी नहीं, क्योंकि पानी का जितना भी स्पेस खाली था वो तो बाकी पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब बाकी की चीनी अब और ज्यादा नहीं घुलेगी, है ना, नहीं घुलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम पानी को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, अब ये जो वाटर था, अब हम इसमें और सॉल्यूट डालेंगे ना, तो वो भी डिजोल्व होने लगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, सॉल्यूट को डिजोल्व करने, जो सॉल्यूट है उसको भी डिजोल्व, और ज्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक, ये हम आगे देखेंगे, तो आगे भी हमारे ये काम आने वाला है, ठीक। चलिए नोट कीजिए पहले इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is a solution that has dissolved maximum amount of solute at a given temperature. No more solute can be dissolved at that temperature. अब ये टेम्परेचर क्या है जिसमें कोई सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, इसके बाद जो है कोई और सॉल्यूट अब डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। The amount of solute present in the saturated solution at the temperature is called its solubility, और इसी को इसकी solubility कहा जाता है। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितने प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें लेस देन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, लेस है, सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सैचुरेशन लेवल समझ में आया ना, कैसे, जिसमें हम और ज्यादा कोई सॉलिड डिजोल्व नहीं कर पा रहे हाई टेम्परेचर के बाद भी, ठीक।
अगला, इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड स्लोली, और अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, जैसे हमने कहा ये चीनी वाला सॉल्यूशन जो है, जब हम इसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, इट मे क्रिस्टलाइज आउट एज द सॉल्यूशन कैपेसिटी टू होल्ड द सॉल्यूट डिक्रीजेस। अब जैसे ही हम इसको कूल डाउन करते हैं तो जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूट है, जो हमने इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले थे ना, ये कैसे हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, इनके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं क्रिस्टल? क्योंकि जो सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है सॉल्यूट को होल्ड करने की, वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर कम होने के साथ वो भी कम हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन घटने पर जो सॉल्यूशन है वो अपनी कैपेसिटी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है सॉल्यूट पार्टिकल्स को, वो खो देता है। अगला, डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, अलग अलग सब्सटेंसेस की किसी सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है एक ही टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर सेम है, सॉल्वेंट भी अगर हम कहें कि सेम है, और सॉल्यूट अलग अलग है, तो अलग अलग जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या अलग अलग जो भी पदार्थ है उनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी। सॉल्युबिलिटी सिंपली जिसे हम घुलनशीलता कहते हैं, तो घुलनशीलता क्या होगी, अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग होगी, जो एक अंडरस्टूड बात है, हमें पहले से पता है। अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी ही। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन अ गिवन अमाउंट। तो कंसेंट्रेशन को कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसी से हम कैसे बताएंगे, कंसेंट्रेशन को बता सकते हैं। ठीक है, चलो तीन मेथड है, एक होता है मास बाय मास परसेंटेज, एक मास बाय वॉल्यूम और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, तीनों के फॉर्मूले लगभग सेम है, बस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम डाल देना है, मास बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम में आपको मास और वॉल्यूम डाल देना है, और मास बाय मास में आपको मास और मास डाल देना है। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी का भी निकालना है परसेंटेज सॉल्यूशन का, ठीक है, मास बाय मास, तो हमें क्या करना है, जो सॉल्यूट का मास है वो रखना है, अपॉन में जो सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि, अच्छा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अब आप कहेंगे सॉल्यूट तो हमें पता है, अब सॉल्यूशन क्या हो गया इसमें, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट में तो हमें सॉल्यूट का मास रखना है, जैसे अगर हमें कहा जाए कि कोई भी 2 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, 2 ग्राम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर आप सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास कैसे कैसे रखोगे, देखो, अब सॉल्यूट का मास तो आप रख लोगे 2 ग्राम, हमें दिया हुआ है, ठीक है, मास तो दिया हुआ है। अगला, सॉल्यूशन का मास आप कैसे रखोगे, देखो हमें सॉल्वेंट अलग दिया है, सॉल्यूट अलग दिया है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, कितना होगा, 100 + 2 यानी कि 102। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन का मास इंटू 100। समझ में आए, अगर हमें परसेंटेज नहीं निकालने तो इंटू 100 हटा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ही हम करेंगे। ठीक है, चलो, तो वैसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया है तो सॉल्यूट से कैसे आपको सॉल्यूशन बनाना है ये आपको इससे पता चल जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, अगला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, इनटू 100 आपको कर लेना है, इस तरीके से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतने, ये जो फॉर्मूलाज है इनको नोट कर लीजिए। चलिए, फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला सबके सेम है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सबका सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जो टर्म्स है अगर चेंज हो रही है तो आपको फॉर्मूला, जैसे मास बाय वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो आप चेंज कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट है, 320 यानी कि 320 ग्राम क्या है, वाटर यानी कि H2O है। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें क्या है, 40 ग्राम नमक डाला हुआ है और 320 ग्राम वाटर डाला हुआ है, सिंपल। ठीक है,
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूट का मास क्या है, सॉल्यूट कौन सा है, जो कम मात्रा में होगा, है ना, जो कम क्वांटिटी में होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये डिसॉल्व हुआ इसमें, तो आपको पता है इसको डिसॉल्व किया है वाटर में, तो यानी कि यही सॉल्यूट होगा और यही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना आना चाहिए। दूसरी चीज, जो कम मात्रा में दिया होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा मात्रा में दिया होगा वो सॉल्वेंट। जैसे ये ज्यादा मात्रा में दिया है तो ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये कम मात्रा में दिया है तो ये सॉल्यूट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है। जैसे यहाँ पर तो दिया हुआ है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालना, तो यानी कि यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, चलो। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास तो है 40 ग्राम, ये आ गया 40 अपॉन जो हमारा सॉरी सॉल्यूट का मास आ गया 40 ग्राम, और जो हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, देखो सॉल्यूशन का मास तो गिवन ही नहीं है, तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट का मास है 40, सॉल्वेंट का मास है 320, इनको ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये आ गया 360 और फॉर्मूले में क्या था 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना होगा 10 10 जो 100, 9 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 11.1%। ठीक है, ये आंसर आ गया यहाँ पे 11.1%। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पर भी है। देखो सॉल्यूट का मास गिवन है 40 ग्राम, ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का मास गिवन है 320 ग्राम। सॉल्यूशन का मास क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दिया हुआ, ये आ गया 360 ग्राम, और सॉल्व हमने कर लिया है। चलिए नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चन को। चलिए, समझ में आया कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल था। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि 20 ग्राम यूरिया dissolved in 400 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट करना है यहाँ पर भी आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इसको आप नोट कीजिए और इसको सॉल्व भी कीजिए खुद से एक बार। चलिए, तो क्वेश्चन इजी था, है ना। सॉल्यूट हो जाएगा हमारा यूरिया, ठीक है। सॉल्यूशन हमें दे रखा है, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कर लेंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, हाँ सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा 420 ग्राम। इंटू 100 करना है, सॉल्व भी तो करना है। ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे सॉल्व। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 20 ग्राम, अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है 400 प्लस 20, यानी कि 420 इंटू 100 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आसानी से ये भी हो जाएगा। चलो, इसको तो आप कर लोगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि सस्पेंशन क्या है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था, जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो अभी हमने सस्पेंशन, कोलॉइडल, सॉल्यूशन, इनके बारे में बात की थी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर इसको थोड़ा हमें डिटेल में भी देखना है, ठीक है, इस चैप्टर में। चलिए, तो एक सस्पेंशन है क्या, इट्स अ नॉन होमोजीनस सिस्टम। अब नॉन होमोजीनस का मतलब क्या है, या तो होमोजीनस है या तो हेट्रोजीनस है। ठीक है, तो जो होमोजीनस नहीं है, जैसे कि ये नॉन होमोजीनस है, यानी कि ये क्या है बच्चों, हेट्रोजीनस है। ठीक है, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स, तो यहाँ पर बच्चों सॉलिड डिस्पर्स होते हैं लिक्विड में। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स क्या है, डाला जाता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में। अब चॉक पाउडर मिक्स इन वाटर, जैसे कि चॉक पाउडर पानी में मिक्स है तो उसको हम कोलाइडल बोलेंगे। जैसे कि चॉक पाउडर है, इसको पानी में हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेज 1, जब हमने चॉक पाउडर को पानी में मिक्स किया तो ये ऊपर ही रहेगा, पहली चीज।
दूसरी चीज, जब हमने इसको घोला, स्टिर किया, ठीक है, स्टिरर की मदद से घोलने की कोशिश की, हिलाया इसको अच्छे से, तो ये ऐसा बन गया, सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब कुछ देर अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो चॉक पाउडर है कुछ नीचे आ जाएगी, कुछ ऊपर आ जाएगी, बीच में हमें क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, बीच में क्लियर साफ हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन तो है नहीं, कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी चीज कैसा है, अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। चलिए, इन दिस सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बल्क ऑफ द मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर 1 2 3 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई सस्पेंशन के बारे में, पहले इतना नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, सस्पेंशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।